लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शायू, टियांगमिंग और शी लेन मिराज के ऊपर के भूल भुलैया से बाहर निकल जाते हैं। वहीं जैसे ही ये लोग भूल भुलैया से बाहर निकलते हैं, इनका सामना डेथ प्रिस्टेस से हो जाता है। और दूसरी तरफ राजकुमार फूसू सॉल्ट्समैनशिप के डिबेट के लिए कंफ्यूशन स्कूल में अपने स्पेशल गेस्ट के तौर पर हेवन क्लैन के लीडर जाओ मेंग को बुला लिया होता है। वहीं वह बस 18 साल की होने के बाद भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इधर क्रिम्सन स्नेक गाओ जियानली और मिस जीनू से मिस रॉन्ग का इलाज करने के लिए कहती है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फिर से डेथ प्रिस्टेस को दिखाते हैं, जिसे देख करके टियांगमिंग फिर से मोइस्ट स्कूल के लीडर की तलवार को लेकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह देख करके डेथ प्रिस्टेस भी तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। इधर टियांगमिंग भी मोइस्ट स्कूल के लीडर की तलवार को इस्तेमाल करते हुए उसके मैजिकल अटैक को डिफेंड कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि डेथ प्रिस्टेस का अटैक इतना पावरफुल होता है कि शायू और सीलेन को भी टियांगमिंग की मदद करनी पड़ती है। यह देख करके डेथ प्रिस्टेस अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए टियांगमिंग को अपनी तरफ खींचती है और टियांगमिंग के पास पहुंचते ही उसके हाथों की तलवार को अपने हाथों से पकड़ लेती है। इस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग उस तलवार को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर डेथ प्रिस्टेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाता है। इसके बाद अचानक से टियांगमिंग उस तलवार के साथ में खुद को रोटेट करता है, जिसकी वजह से वह डेथ प्रिस्टेस के हाथों से छूट जाती है। इधर जैसे ही टियांगमिंग को मौका मिलता है, वह फिर से कुंग पाओ चिकन अटैक लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन डेथ प्रिस्टेस अपने इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उसके इस अटैक को डिफेंड करती है। इसी बीच शायू टियांगमिंग को फाइट करता हुआ देख करके सीलेन से कहता है कि टियांगमिंग की बॉडी के अंदर मोइस्ट स्कूल के प्रीवियस लीडर की काफी भयानक इनर स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से उसके एक ऑर्डिनरी अटैक का भी इम्पैक्ट काफी खतरनाक होता है। इधर मेरे पास भी भयानक स्ट्रेंथ है और वहीं सीलेन तुम्हारे पास एजिलिटी और स्पीड है, इसलिए अगर हम लोग अपनी अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए ठीक से डेथ प्रिस्टेस के ऊपर अटैक करते हैं तो हमारे लिए काफी अच्छा चांस होगा कि हम लोग डेथ प्रिस्टेस को हरा दें। इधर टियांगमिंग डेथ प्रिस्टेस से लगातार फाइट कर रहा होता है, तभी अचानक से मौका मिलते ही टियांगमिंग डेथ प्रिस्टेस के ऊपर मैनेजर डिंग की सिखाई हुई नाइफ टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इधर डेथ प्रिस्टेस अब टियांगमिंग के अटैक को देख करके नोटिस करती है कि टियांगमिंग अब अपने हर एक अटैक में काफी ज्यादा इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए डेथ प्रिस्टेस उसे बीच में ही पकड़ करके एक जोरदार किक मारती है। तब शायू और शीलन टियांगमिंग को बैकअप देने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ये तीनों लोग एक साथ डेथ प्रिस्टेस को घेर लेते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से जेल के अंदर चला आता है, जहाँ पर डाओजी कहता है कि ऐसा लगता है कि अब इस जेल के सारे पैटर्न बदल गए हैं। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं हमें जल्दी से इस जेल के अगले ट्रांसफॉर्मेशन से पहले इस पैटर्न को सॉल्व करना होगा, नहीं तो हमारे लिए मैनेजर डिंग को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। यह सुनते ही डाओजी कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इस जेल का मैकेनिज्म तो मोइस्ट स्कूल के मशीनरी सिटी से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी डाओजी से कहते हैं कि तुम सच कह रहे हो, क्योंकि इस जेल में यिन यांग आर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यह जेल पांचों एलिमेंट्स की पावर का इस्तेमाल कर सकती है। इस पर डाओजी खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जनरल हान के लिए मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसने मुझे इस जेल में कैद किया था। तभी ब्लेड मास्टर गायनी बताते हैं कि एक्चुअल में यह जगह पहले मिलिट्री सोल्जर्स के लिए बनी थी, लेकिन बाद में इस जगह को जेल के रूप में चेंज कर दिया गया, क्योंकि इस जगह से कितना ही पावरफुल और स्किलफुल आदमी क्यों न हो, उसके लिए यहाँ से बाहर निकलने के चांसेस लगभग 0% है। ऊपर से इस जेल के लाखों पैटर्न चेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसी के लिए भी इस जेल के पैटर्न को समझना इम्पॉसिबल है। यह सब कुछ सुनकर के डाओजी ब्लेड मास्टर गायनी से कहता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस जेल के पैटर्न को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस जेल का पूरा पैटर्न मेरे दिमाग के अंदर फिट हो चुका है, इसलिए तुम लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं यहाँ के पैटर्न को समझने की कोशिश करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से फिर से उस जेल के पैटर्न चेंज होने लगते हैं। वहीं इस बदलते पैटर्न को देख करके वेई जुआंग कहता है कि इस जेल को ऐसे ही मौत का घर नहीं कहते हैं, या किसी को भी खुद के पैटर्न को समझने का टाइम ही नहीं देती है। वहीं इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से कंफ्यूजन स्कूल में चला आता है, जहाँ पर मास्टर जी फेंग देखते हैं कि शैडो डिवीजन का एक सोल्जर बहुत ही जल्दी में यहाँ पर आ रहा है, इसलिए वह पहले राउंड के लिए अपनी तलवार को लेकर के आगे बढ़ते हैं और राजकुमार फूसू को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि क्या मैं राजकुमार फूसू से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। इस पर राजकुमार फूसू कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो। तब मास्टर जी फेंग राजकुमार फूसू से कहते हैं कि मैं नेट ट्रैप के 6 शॉट्समैन को अपने ओपोनेंट के रूप में चाहता हूँ। इस पर हम देखते हैं कि यह सुनकर के सभी लोग हैरान होते हैं कि मास्टर जी फेंग एक साथ 6 लोगों को चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नेट ट्रैप के 6 शॉट्समैन में से एक लुआनसेन अकेले ही मास्टर जी फेंग के सामने चला आता है। तब हम देखते हैं कि लुआनसेन वहां पर पहुंचते ही एकदम फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जी फेंग जानबूझ करके नेट ट्रैप के लोगों को यहाँ पर उलझा करके रखने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में वह उन लोगों से घुमा फिरा कर कई तरह की बातें करते हैं और बताते हैं कि मास्टर जी फेंग की खुद की स्वॉर्ड इस समय नंबर 10 की पोजीशन पर है। इधर हम देखते हैं कि लुआनसेन को मास्टर जी फेंग की किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि शैडो डिवीजन का सोल्जर राजकुमार फूसू को बता देता है कि एक्चुअल में जियांगजिया जेल में डाओजी को जेल से भागने में कोई मदद कर रहा है। इधर मास्टर जी फेंग लुआनसेन को बातों में उलझाने की कोशिश करते हुए उसकी तलवार के बारे में उससे पूछते हैं। तब
तब लुआनसेन एकदम मास्टर जी फेंग के सामने अपनी तलवार को रखते हुए कहता है कि क्या तुम सिर्फ बातें ही करना जानते हो या फिर तलवार भी चला सकते हो। इस पर मास्टर जी फेंग कहते हैं कि मैंने तुम 6 लोगों को एक साथ चैलेंज किया था। अब यह सुनते ही प्राइम मिनिस्टर लीसी को यह समझ में आ जाता है कि मास्टर जी फेंग जानबूझ करके नेट ट्रैप के लोगों को यहाँ पर उलझा करके रखना चाहते हैं, क्योंकि शायद किसी तरह से उसे पता है कि जनरल हान ने नेट ट्रैप के लोगों को जियांगजिया प्रिजन में बुलाया है। इसलिए इसका मतलब है कि मास्टर जी फेंग जानबूझ करके बस नेट ट्रैप के लोगों को जितनी देर हो सके उतनी देर यहाँ पर रोकने की कोशिश करना चाहता है। इधर राजकुमार फूसू मास्टर जी फेंग की बातों को सुन करके कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम्हें शॉर्ट्स की काफी अच्छी नॉलेज है, इसलिए क्यों ना तुम्हें हमें नेट ट्रैप के लोगों के शॉर्ट्स के बारे में बता दो। यह सुनते ही प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि राजकुमार फूसू के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम कोशिश करना कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम हमें इन तलवारों के बारे में बता दो। इस पर हम देखते हैं कि मास्टर जी फेंग एक एक करके नेट ट्रैप के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 8 तलवारों के बारे में बता देते हैं। तब यह सब कुछ सुन करके लुआनसेन मास्टर जी फेंग से कहता है कि क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जी फेंग इस पर भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने राजकुमार फूसू से कहा था कि मैं नेट ट्रैप के 6 शॉर्ट्समैन से एक साथ फाइट करूंगा, इसलिए क्या तुम 6 लोग एक साथ मेरे सामने आ सकते हो। इस पर हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से जेल में डाओजी के ऊपर चला आता है, जहां पर हम देखते हैं कि वह एक रफ डायग्राम बना करके ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग को मैनेजर डिंग की लोकेशन के बारे में बताता है। वहीं ब्लेड मास्टर गायनी डाओजी को बताते हैं कि एक्चुअल में यह जेल एक रूबिक क्यूब की तरह है, जो अपने कई पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है। इस पर हम देखते हैं कि यह सब कुछ सुन करके डाओजी वहाँ के पैटर्न के बारे में सोचता है। इसी बीच वेई जुआंग कहता है कि मेरे ख्याल से इस जेल का अगला ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है। तब हम देखते हैं कि अचानक से ये तीनों लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं और सीधा मैनेजर डिंग के पास पहुंच जाते हैं। इस पर हम देखते हैं कि अब मैनेजर डिंग भी इन लोगों के साथ चल देते हैं। वहीं इस जेल में लगे हुए स्पेशल सिस्टम की वजह से जनरल हान को भी इन सारी चीजों के बारे में पता चल रहा होता है। तब वह कहता है कि मेरे ख्याल से मैंने इन लोगों को कम आंका था, क्योंकि इन्होंने थोड़ी ही देर में मैनेजर डिंग को बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल हान फिर से एक लीवर को खींच करके कुछ एक्टिव करता है, जिस पर हम देखते हैं कि अचानक से जेल के अंदर कुछ एक्टिवेट होता है और उसके रास्ते से समंदर का पानी सीधा जेल के अंदर भरने लगता है। वहीं ब्लेड मास्टर गायनी और बाकी सब लोग भी यह सब कुछ होता हुआ देखते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से कंफ्यूजन स्कूल में चला आता है, जहां पर हम देखते हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर लीसी को अच्छे से समझ में आ गया होता है कि मास्टर जी फेंग जानबूझ करके नेट ट्रैप को यहाँ पर उलझा करके रखना चाहते हैं। इसलिए जाओ गाओ नेट ट्रैप के सभी लोगों को एक साथ मास्टर जी फेंग के सामने भेज देता है। तब हम देखते हैं कि पलक झपकते ही नेट ट्रैप के लोग मास्टर जी फेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और किसी के कुछ समझ में आने से पहले ही मास्टर जी फेंग को जान से मारने की कोशिश करने ही वाले होते हैं। तभी राजकुमार फूसू उन सभी लोगों को रोक देते हैं। तब मास्टर जी फेंग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं तुम 6 लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी हार मानता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि राजकुमार फूसू इस मैच को टाई डिक्लेयर कर देते हैं, जिस पर सभी लोग एक साथ हैरान हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि अब नेट ट्रैप के लोग वहां से वापस निकल करके जनरल हान की मदद करने के लिए जेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब मास्टर जी फेंग सोचते हैं कि ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग अब तुम लोगों की तरफ एक साथ 6 पावरफुल ओपोनेंट बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों इन्हें संभाल लोगे। इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।